फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस सीरीज़ की हिंदी साहित्य के अंतर्गत 1000 प्रश्नों वाली सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। इसमें जो पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा वैदिक संस्कृत, तीसरा मराठी, चौथा लौकिक संस्कृत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वैदिक संस्कृत, क्योंकि सभी भाषाओं का मूल स्रोत ही वैदिक संस्कृत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है। ये है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित। भाषा का मूल रूप कौन सा है। मूल रूप है इसका मौखिक रूप, क्योंकि सबसे पहले ये मौखिक रूप से ही आई थी। ठीक है, आगे देखिए, खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक रूप किस शताब्दी में मिला था। जो खड़ी बोली हिंदी है इसको साहित्य में कब यूज़ किया गया, इस क्वेश्चन का ये मतलब है यहाँ पर। लगभग ये हुआ था आपका 19वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, हिंदी को भारतीय संविधान के संघ की राजभाषा के रूप में कब शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 14 सितंबर 1949 को इसको दर्जा मिला था। किसका, हिंदी भाषा में संविधान में इसको डाला गया था। कब, 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने 1903 में अपनाया था, यानी इस पत्रिका को चलाया था। किसको, सरस्वती पत्रिका को चलाया था। कब, 1903 में। और इसी के माध्यम से इन्होंने खड़ी बोली को, यानी इन्होंने खड़ी बोली के ऊपर बहुत काम किया था, है ना। तो खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस पत्रिका के माध्यम से की थी, तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित है। तो ये जो दक्षिण में बोली जाती है वो है आपकी दक्कनी हिंदी के रूप में ये बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता प्राप्त थी। तो किसको थी मध्यकाल में, अगर पूछेंगे तो मध्यकाल में आएगा आपका फारसी। मध्यकाल में जो राजकाज की भाषा थी वो थी आपकी फारसी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो कौन सा संविधान ये बात कहता है। हिंदी के लिए जो रखा गया ना, 343 से लेकर 351 तक रखा गया है संविधान के अंदर, स्थान दिया गया है। ये इतने अनुच्छेद यानी हिंदी के बारे में बताता है। इसमें जो देखिए, जो यहाँ पूछा जा रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ये कहाँ लिखा गया है। तो अनुच्छेद 343 के अंदर ये बात लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी। यानी जो ब्रज भाषा और अवधी है वो किस काल की काव्य भाषा यानी कविता की भाषा होती थी। तो ये था आपका कौन सा, ये था आपका मध्यकाल। इसका बी ऑप्शन सही होगा। मध्यकाल में ये आपकी काव्य की भाषा थी। कौन सी, ब्रज भाषा और अवधी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है, जिसमें आपको पता ही है कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, फिर आता है पूर्वी हिंदी और आपका लास्ट में आ जाएगा बिहारी, है ना। ये 5 वर्गों में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि बुंदेली और कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं।
तो ये जो आपका बुंदेली और कन्नौजी है ये किसकी है बोलियाँ, तो बुंदेली और कन्नौजी ये मानी जाती है आपकी पश्चिमी हिंदी की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि 5 वर्गों में रखा जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आती है बुंदेली और कन्नौजी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है। आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है हम जितनी भी यूज़ करते हैं उसका विकास कहाँ से हुआ है, तो इसका विकास माना जाता है आपका अपभ्रंश से। इसका विकास आपका अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, देखो इसका एक क्रम चलता है। सबसे पहले आपका वैदिक संस्कृत था, उसके बाद वैदिक भी 2 भागों में डिवाइड, पहले संस्कृत था मेनली तो वो 2 भागों में बट गया था, वैदिक और लौकिक। फिर उसके बाद पाली आती है, फिर प्राकृतिक आती है, फिर उसके बाद आती अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश के बीच में अवट भी आती है, लेकिन उसका यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपभ्रंश से ही क्या माना जाता है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास माना जाता है। अगला देखिए, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है। भोजपुरी तो आपको पता ही होगा ये बिहार की बोली है। नेक्स्ट देखना, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। मानक हिंदी का विकास हुआ आपका खड़ी बोली हिंदी से। जो आज की जो हिंदी हम बोलते हैं वो मानक हिंदी खड़ी बोली से निकली है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। यानी यहाँ पर जो ये यहाँ पे इसका जो कोटेशन है ये गलत दिया गया है, यानी ये अशुद्ध है यहाँ पर, क्योंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है। सबसे पहले जिस लिपि का यूज़ किया था उसको कहते हैं आप चित्रलिपि, यानी चित्रों के माध्यम से अपने भाव को बताया जाता था। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता, तो सभी को पता है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है, यानी जो कृष्ण काव्य लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये था आपका ब्रज भाषा में। इसकी जो अपार संपदा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ब्रज भाषा में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी बुंदेली और कन्नौजी बोलियाँ हिंदी के किस वर्ग में आती है, तो ये आती है आपकी किस में, पश्चिमी हिंदी में ये बोलियाँ आ जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी, यानी मुगल काल में जो हिंदी पर जिसने अपना प्रभाव डाला था वो कौन सी थी, तो इसमें से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फारसी। यानी यहाँ पर जो मुगल काल में हिंदी भाषा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने डाला था, तो फारसी भाषा ने डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी, यानी खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। ना तो तमिल लिखी जाएगी ना बांग्ला, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मराठी, यानी मराठी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भी और आपकी नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक तो हिंदी तो है ही, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, मेवाती और हाड़ौती बोलियाँ हिंदी में किस वर्ग की बोलियाँ हैं। मेवाती और हाड़ौती, देखिए मेवाती और हाड़ौती जो बोलियां हैं वो आपकी मेनली किसके अंदर आती है, तो राजस्थानी के अंदर आती है। ठीक है, मेवाती और हाड़ौती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो यानी सबसे पुरानी जो लिपि मानी जाती है वो है आपकी ब्राह्मी लिपि, यानी सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किए 25 क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ हम चलाएंगे। हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं, यहाँ से अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियोज़ पसंद आया होगा, मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।